गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका चैप्टर 4 व्यावसायिक सेवाएं के पार्ट 3, जिसके अंतर्गत आज हम समझेंगे बैंकिंग की परिभाषाएं मतलब बैंकिंग की परिभाषाएं क्या हैं एवं बैंकों के प्रकार क्या हैं, और साथ ही साथ हम जानेंगे बैंकों से हमें क्या लाभ होता है, उनका महत्व क्या है। ठीक है, इसके बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं हम क्या, तो बैंकिंग। तो देखिए बैंकिंग होता क्या है, तो बैंकिंग सेवा आप सभी समझते हैं नहीं, लेकिन बैंकिंग सेवा अत्यंत क्या बोला जा रहा है, महत्वपूर्ण सेवा संगठन बताया गया है, क्योंकि जो आज का युग है इसका सर्वोपरि स्थान है। ठीक है, मतलब आज के जो जनरेशन में हम लोगों के लिए बैंक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना बैंकिंग सेवा के जो आजकल जो आधुनिक वाणिज्यिक एवं व्यापार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आगे हम पुनः देशीय वाणिज्यिक बैंकों का भी अध्ययन करेंगे, है ना। तो देखिए ईसा पूर्व से 2000 वर्ष से पूर्व बैंक के अस्तित्व में होने की जानकारी मिलती है, लेकिन आधुनिक बैंक का प्रादुर्भाव कब हुआ था, तो 17वीं मतलब शताब्दी में प्रारंभ हुआ, और 1608 में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम हॉलैंड, और 1619 में बैंक ऑफ हैम्बर्स जर्मनी में, और 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखिए बैंक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो देखना, तो बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई है इटालियन भाषा के बैंको, ठीक है, शब्द से मानते हैं, जो फ्रेंच में बैंके शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ। फिर अंग्रेजी का बैंक शब्द, इसे बैंक के शब्द की उत्पत्ति है। ठीक है, बैंकों का आशय बेंच है, क्योंकि प्राचीन काल में बेंचों में बैठकर मुद्रा का लेन देन किया जाता था। आजकल बैंक का आशय मुद्रा के लेन देन से बताया गया है। तो ये क्या हो गया आपका बैंकिंग। अब इसी में समझते हैं हम इसकी परिभाषा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं परिभाषा में गिलबर्ट के अनुसार। तो देखिए उनके हिसाब से क्या बोला जा रहा है कि बैंक पूंजी अथवा सही शब्दों में मुद्रा का क्या है, एक प्रकार का व्यवसाय है, क्योंकि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, ऋण ले सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या हो गया आपका बैंक। फिर दूसरा है आपका शेयर्स के अनुसार बोला जा रहा है, तो बैंक वह संस्था है जिसके ऋणों को अन्य व्यक्तियों के पारस्परिक ऋणों के भुगतान के लिए विस्तृत रूप से स्वीकार किया जाता है। ठीक है, और काउचर के अनुसार से बैंक का परिभाषा है, बैंकर अपने तथा अन्य लोगों के ऋणों को क्या करता है, व्यवसायी होता है, तथा बैंक का व्यवसाय अन्य लोगों से ऋण लेना और बदले में उसको क्या करना है, ऋण देना, और इस प्रकार मुद्रा का क्या करना है, उसको सृजन करना होता है। ठीक है, तो देखिए बैंकर के अंतर्गत बैंकिंग का काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति तथा डाक घर बचत बैंक सम्मिलित है। ठीक है, तो बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो अपने ग्राहकों के लिए मुद्रा एवं साख संबंधित लेन देन का क्या करती है, कार्य करती है। तो ये क्या हो गया हमारा परिभाषा। अब हम समझते हैं क्या, बैंकों के प्रकार। तो देखिए बैंकों के कौन कौन से प्रकार हैं, तो आपका वाणिज्यिक बैंक हो गया, औद्योगिक बैंक हो गया, कृषि बैंक हो गया। ठीक है, अब कृषि बैंक के भी 3 प्रकार है, 2 प्रकार हैं, एक तो कृषि सहकारी बैंक, दूसरा है भूमि विकास बैंक। फिर चौथा हो गया आपका विदेशी विनिमय बैंक, पांचवा हो गया आपका केंद्रीय बैंक, छठवां हो गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सातवां देसी बैंकर, आठवां आपका एक्सिस बैंक, और नौवां है आपका नाबार्ड। ठीक है, तो अब हम समझते हैं क्या ये बैंकों के प्रकार। तो सबसे पहले आइए समझते हैं हम वाणिज्यिक बैंक होता क्या है। तो देखिए व्यापार एवं संचालन के लिए अर्ध प्रचलन करने एवं अल्पकालीन ऋण प्रदान करने वाले बैंक क्या कहलाते हैं, वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। ये संयुक्त स्टॉक बैंक होते हैं, क्योंकि इनकी पूंजी अनेक अंशों में क्या होती है, बटी होती है, और वाणिज्यिक बैंकों का कार्यक्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है। अतः जो क्या बोला गया, इसके नाम से ही भ्रम डालने वाला है ना। अब दूसरा देखते हैं हम इसमें क्या, औद्योगिक बैंक। तो देखिए ये बैंक वो उद्योगों के अर्ध प्रचलन का कार्य करते हैं तथा इन्हें दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं, जो क्या कहलाते हैं, औद्योगिक बैंक कहलाते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक विकास बैंक आदि औद्योगिक बैंकों के क्या हैं, आपके उदाहरण हैं। तीसरे चले जाते हैं आपका, तो कृषि बैंक। अब कृषि बैंक में देखिए, तो हमारे देश में पृथक कृषि बैंक नहीं है, यह कार्य निम्न बैंक के संपन्न कराते हैं। देखिए हम अलग से कोई कृषि बैंक नहीं है, लेकिन इसके अंतर्गत जो है वो संपन्न कराते हैं। तो वो क्या क्या है आपका, तो कृषि सहकारी बैंक आपने नाम सुना है, भूमि विकास बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कृषि शाखा, है ना। ये सब क्या हो गया उसके
कार्य हो गए। अब इसी में कृषि सहकारी बैंक, तो देखिए कृषि सहकारी बैंक में क्या बोला जा रहा है कि ये बैंक कृषकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं, मतलब थोड़े समय के लिए ऋण प्रदान करते हैं। ग्राम स्तर पर सहकारी साख समिति होती है और इसी के माध्यम से इन्हें ऋण प्रदान किया जाता है। दूसरा हो गया आपका भूमि विकास बैंक। तो देखिए भूमि विकास बैंकों कृषकों को 5 से लेकर 25 वर्षों की अवधि के लिए क्या करता है, लंबे समय के लिए ऋण प्रदान करते हैं। अब चौथा चलते हैं अपना क्या, विदेशी विनिमय बैंक। अब ये क्या होता है विदेशी विनिमय बैंक, तो देखिए इन बैंकों का मुख्य कार्य विदेशी व्यापार के लिए अर्थ प्रबंधन करना है। ये बैंक विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय का कार्य करते हैं। पांचवा हो गया आपका क्या, तो केंद्रीय बैंक। तो केंद्रीय बैंक जिसे क्या बोलता है, सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है अपना। तो देखिए प्रत्येक राष्ट्र में एक केंद्रीय बैंक होता है। भारत का केंद्रीय बैंक कहाँ है, भारतीय रिजर्व बैंक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 3 प्रेसिडेंसी बैंक कोलकाता, चेन्नई व मुंबई को मिलाकर 1934 में की गई और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। और इसकी मुख्य शाखाएं कहाँ कहाँ हैं, तो दिल्ली हो गया अपना, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में इनकी मुख्य शाखाएं किसका, भारतीय रिजर्व बैंक का है ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक होता है, मतलब इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य देश में मुद्रा का निर्गमन एवं उसका क्या करना है, नियमन करना है। इसके साथ साथ देश में साख का निर्माण करना, अन्य बैंकों पर नियंत्रण करना व बैंकों के लिए राष्ट्रीय नीतियां बनाना ही केंद्रीय बैंक का क्या होता है, कार्य होता है। 1 रुपए के नोट को छोड़कर शेष सभी नोटों का निर्गमन भारत में रिजर्व बैंक ही करता है। अब अपना छठवां है क्या, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब देखिए ये क्या होता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो भारत के गांवों में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रारंभ कब किया गया था, 1975 से किया गया तथा इसे क्षेत्र के ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसका प्रमुख उद्देश्य छोटे तथा सीमांत कृषकों, कृषि मजदूरों एवं शिल्पकारों को आर्थिक मदद देकर उनका क्या करना है, विकास करना है। ये ग्रामीण बैंक ही वर्तमान में उस जिले के लीड बैंक माने गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं बैंकों के प्रकार में। 7वां है आपका देसी बैंकर। अब देखो ये देसी बैंकर होता क्या है, तो भारत में इनको महाजन, साहूकार आदि नामों से जाना जाता है। ये भारत के सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, ठीक है। भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम ने इन्हें बैंक या बैंकर का दर्जा प्रदान किया गया है, लेकिन इन्हें महत्वपूर्ण स्थान को स्वीकार करना पड़ता है, ठीक है। अब अगला है आपका एक्सिस बैंक। तो देखिए एक्सिस बैंक में होता क्या है, तो इसका पूरा नाम क्या है आपका, भारतीय निर्यात आयात बैंक, ठीक है। द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ऑन एक्सिस बैंक, ठीक है। इन बैंक की स्थापना जनवरी 1982 में की गई थी। इसका प्रधान कार्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। यह बैंक वस्तुओं के आयात निर्यात से संबंधित सामान्य बैंकिंग कार्य एवं अनेक कार्य करती है। इसके प्रमुख कार्यों में भारत से निर्यात तथा भारत से आयात का वित्त प्रबंधन, विदेशों में स्थित संयुक्त उपक्रमों का वित्त प्रबंधन एवं लीज के आधार पर मशीनरी एवं उपकरण के निर्यात आयात का वित्त प्रबंधन सम्मिलित है, ठीक है। यह निर्यात बिलों के क्रय, भट्टा कर तथा पराक्रम की जिम्मेदारी भी लेता है, ठीक। अब अगला है आपका 9वां और लास्ट बैंकों के प्रकार में है आपका नाबार्ड। अब ये नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, देखिए NABARD। अब इसका पूरा नाम देखना, इसका पूरा नाम है द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ, मतलब NABARD, ठीक है। इस बैंक ने 15 जुलाई 1982 में कृषि तथा ग्रामीण क्रियाओं के लिए शीर्ष बैंक के रूप में अपना कार्य करना शुरू किया। नाबार्ड राजकीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय बैंकों को दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन ऋण एवं अग्रिम ऋण प्रदान करता है, ठीक है। ये बैंक जो कृषि, लघु स्तरीय उद्योगों, शिल्पकारों एवं कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों, हस्तकलाओं तथा अन्य संबंधित आर्थिक क्रियाओं के लिए उत्पादन तथा निवेश उधार की क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं, ठीक है। तो नाबार्ड से पुनर्निर्मित प्रक्रिया सुविधा प्रदान भी करता है। तो ये क्या हो गया आपका बैंकों के
प्रकार। अब इसके साथ ही साथ हम चलते हैं क्या आपके वाणिज्यिक बैंक के कार्य। अब देखिए वाणिज्यिक बैंक के कार्य क्या क्या हैं, तो सभी बैंक मुद्रा का लेन देन लाभार्जन के लिए करते हैं, मतलब लाभ प्राप्त करने के लिए करते हैं। अतः यह वाणिज्यिक बैंक है। तो वाणिज्यिक बैंक का आशय सामान्य बैंक से ही होता है, जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत क्या किया गया है, पंजीकृत किया गया है। जिसे यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक आदि सब क्या है आपके वाणिज्यिक बैंक ही हैं। ठीक है। अब देखिए वाणिज्यिक बैंकों के भी अनेक कार्य हैं। तो कौन कौन सा कार्य हैं, तो जमा प्राप्त करना और निक्षेप स्वीकार करना। देखो ये होता क्या है वाणिज्यिक बैंक के कार्य में, तो ये बैंक का प्रमुख कार्य है, वह जनता से प्राप्त रकम जमा करता है। इसके लिए वह विभिन्न प्रकार के खाते खोलने की सुविधा उपलब्ध कराता है और इन लोगों को राशि जमा करते हैं। जैसे क्या क्या है आपका चालू खाता, आपने नाम सुना ही है, बचत खाता हो गया आपका, सावधि जमा खाता हो गया, घरेलू बचत खाता हो गया, आवर्ती जमा खाता, तो जमा प्राप्त करने वाले में हो गया। अब दूसरा कार्य में इसका बताया गया है ऋण प्रदान करना। अब देखो वाणिज्यिक बैंक का मुख्य कार्य क्या है, ऋण प्रदान करना भी होता है, जैसे नगद साख देना, ओवरड्राफ्ट की सुविधा देना, अग्रिम देना, है ना। अब देखो बैंकों के प्रकार से ऋण प्रदान करता है, तो असुरक्षित साख पर बिना किसी धरोहर के ऋण प्रदान करता है, और सुरक्षित साख पर धरोहर के पश्चात ऋण प्रदान करता है, मतलब गिरवी रखकर किसी चीज़ों को, है ना। अब तीसरा है आपका इसी में अभिकर्ता या प्रतिनिधि संबंधित कार्य। तो ये कार्य ग्राहकों के लिए बिल, चेकों आदि का संग्रहण करना, चेक बिल आदि का भुगतान करना, किराया, ब्याज, प्रीमियम आदि का भी भुगतान करना हो गया आपका, प्रतिभूतियों का भी गोपन करना। ठीक है। और चौथा है आपका में विविध कार्य। तो इसमें बैंकों के भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे क्या क्या है, संपत्ति की सुरक्षा के लिए लॉकर की सुविधा प्रदान करना, विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना, यात्री चेक तथा साख पत्रों की क्या करना है, सुविधा प्रदान करना है। अब इसी में है आपका पांचवा, तो आंतरिक एवं विदेशी व्यापार का वित्त प्रबंधन करना। तो वो कैसे है, तो देखिए देशी एवं विदेशी व्यापार के लिए वित्त का प्रबंध करना भी बैंक का क्या क्या है, एक कार्य है। इस संबंध में विनिमय बिलों एवं हुंडियों का भुगतान करना मुख्य होता है। अब छठवा है आपका साख का सृजन करना। अब ये साख होता क्या है, तो देखिए यह बैंक का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। साख सृजन के कारण अपनी जमा राशि से भी राशि ऋण प्रदान करने की क्या करता है, स्थिति में होते हैं। संकट काल में सहायक। अब देखो बैंक भी हमारे किस प्रकार से सहायक करते हैं, तो देसी बैंकर से विपत्ति के साथ आर्थिक मदद प्राप्त कर सकते हैं। जब कहीं से ऋण प्रदान प्राप्त नहीं होता है, तो इसे ऋण प्राप्त क्या हो सकता है, हमें आसानी से हो जाता है। आठवां आपका व्यापार एवं उद्योगों की सहायता। तो नौवां है आपका कृषि का विकास, और 10वां है आपका ई बैंकिंग। तो व्यापार एवं उद्योगों की सहायता में कैसे है, तो बैंक का व्यापार एवं उद्योगों के विकास में बड़ा योगदान है। ये अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते ही रहते हैं, मतलब ब्याज देते ही रहते हैं, या फिर है ना। अब अपना कृषि का विकास करना है, तो बैंक एवं बैंकर किसानों को बीज, खाद, मशीन, कुआं, बैल आदि खरीदने हेतु ऋण प्रदान करते ही रहते हैं। अब बोला जा रहा है ई बैंकिंग। तो जब बैंकिंग गतिविधियां जैसे भुगतान करना, जमा करना, डिमांड ड्राफ्ट बनाना तथा जमा राशि संबंधित पूछताछ आदि कार्य सब क्या होते हैं, कंप्यूटरीकृत व्यवस्था के द्वारा संचालित किया जाता है, जो इसे ही ई बैंकिंग कहते हैं ना। ठीक है। अब इसके भी अनेक रूप है, तो क्या क्या हो सकता है आपका ई बैंकिंग में, इलेक्ट्रॉनिक वित्त हस्तांतरण, ATM, है ना, टेली बैंकिंग। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक वित्त हस्तांतरण में क्या बोला जा रहा है, तो इसके द्वारा एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में कंप्यूटरीकृत व्यवस्था द्वारा मतलब मुद्रा का तत्काल हस्तांतरण हो जाता है, एवं इसके लिए भौतिक रूप से धन का हस्तांतरण आवश्यक नहीं है ना। और दूसरा है ATM। ठीक है। जिसका पूरा नाम क्या है आपका, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यह मशीन जो मूलतः कंप्यूटर होता है, अलग अलग स्थानों में स्थापित किए जाते हैं, सैटेलाइट लिंक द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, और इसके प्रयोग धन का निकासी, खातों में धन का हस्तांतरण, खाते संबंधी सूचना आदि का प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। यह मशीन 24 घंटे कार्य करता है, इसलिए आजकल यह ऑल टाइम मनी भी कहलाता है। जैसे ATM का मैंने पूरा नाम क्या बताया आपका, ऑटोमेटिक टेलर मशीन बताया, लेकिन इसे ऑल टाइम मनी भी कहा जाता है, मतलब ATM। ठीक है। अब तीसरा है आपका क्या, तो टेली बैंकिंग। अब टेली बैंकिंग में क्या है, तो इसके अंतर्गत दूरस्थ स्थानों से खातों से संबंधित सूचनाएं टेलीफोन, मोबाइल द्वारा प्राप्त की जा सकती है तथा बैंकिंग सूचनाएं संप्रेषित की जाती है। तो ये क्या समझा हमने, वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक के कार्य। ठीक है। अब हम समझते हैं बैंकों का लाभ एवं महत्व। तो देखिए बैंकों का हमारे जीवन में क्या लाभ है और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व बताया जा रहा है। तो देखिए बैंक आधुनिक व्यवसाय का एक क्या है, प्राण है।
बैंक ऐसे लोगों से जिसके पास अतिरिक्त धन है एकत्र कर ऐसे लोगों को प्रदान करता है जो आधुनिक और अधिक उपयोग कर सकते हैं ना। ठीक है, तो देखिए बैंक उसे द्रवित पूंजी के रक्षक तथा वितरक है जो कि आधुनिक व्यापार तथा उद्योग का क्या है जीवन रखता है और उनकी दूरदर्शिता तथा कुशल प्रशासन के द्वारा किसी राष्ट्र का आर्थिक जीवन सुदृढ़ तथा सुखद हो सकता है। ठीक, अब देखिए बैंकों से हमारे लाभ क्या क्या होते हैं, तो इसके प्राप्त मुख्य लाभ क्या है, तो बचत की आदत बनती है। तो कैसे बैंक जनता में बचत की आदत को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। बैंक में खाता होने से जमाकर्ताओं में बचत की क्या होती है, आदत पड़ती है और इस प्रकार धन क्या होता है, एकत्रित होता है जो समय में हमारा काम आता है। ठीक है, दूसरा है आपका बहुमूल्य संपत्ति की सुरक्षा करता है। तो वो कैसे है आपका, तो बैंक अपने ग्राहकों के बहुमूल्य प्रलेख धन आभूषण हीरे जवाहरात आदि सुरक्षित रखने की भी व्यवस्था करता है ना, ये इसे हमको लाभ प्राप्त होता है। तीसरा आपका पूंजी का निर्माण होता है, तो बैंक देश से बिखरी पूंजी को एकत्रित कर उन लोगों को जिन्हें पूंजी की आवश्यकता है प्रदान करती है। इसका प्रभाव देश के उद्योग धंधों व्यापार एवं उत्पादन पर पड़ता ही पड़ता है। इस प्रकार पूंजी निर्माण द्वारा देश बैंक के व्यावसायिक एवं औद्योगिक विकास में बहुमूल्य सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है, चौथा है आपका धन का अंतरण। तो बैंक की महत्वपूर्ण सेवा क्या है, धन का अंतरण करना है, अर्थात बैंक द्वारा धन देश के एक कोने से दूसरे कोने में आसानी से हम भेज सकते हैं। इतना ही नहीं, बैंक विदेशों में भी रुपया भेजने में सहायक होते हैं क्योंकि इनकी शाखाएं विभिन्न देशों में फैली हुई होती है। पांचवा है आपका यात्री चेक की सुविधा करता है। तो कैसे है, तो बैंक द्वारा यात्री चेक का निर्गमन किया जाता है जिसे बैंक को किसी भी शाखा पर प्रस्तुत करने पर राशि उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार यात्रा करते समय साथ में अधिक राशि की आवश्यकता नहीं होती और न ही उसके खोने का भय रहता है। ठीक है, अब छठवा है आपका भुगतान की सुविधा। अब भुगतान की सुविधा में क्या है, तो बैंक की सहायता से भुगतान किए जाने पर दोनों पक्षों को लाभ होता है। रकम को गिनने एवं परखने की आवश्यकता नहीं होती है, साथ ही बैंक द्वारा चेक ड्रॉप आदि द्वारा भुगतान भी भुगतानकर्ता के पास प्रमाण होता है ना। अब सातवां चलते हैं हम बैंकों के लाभ में व्यापार में सुविधा। तो अब हमें व्यापार में बैंकों से क्या सुविधा प्रदान होती है, तो बैंक देशी और विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार में सहायता करती है। तो विदेशी व्यापार में भुगतान और वसूली को सुगम बनाती है। आठवां है आपका साख की सुविधा। तो देखिए बैंक अपने ग्राहकों को साख की सुविधा प्रदान करते हैं और साथ ही बैंक अपने ग्राहकों को साख संबंधी सूचना प्रदान कर अपनी साख वृद्धि में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। नौवां है आपका सरकार को लाभ। तो देखिए बैंक सरकार की ओर से प्रतिनिधि के रूप में सभी कार्य करते हैं। नोट निर्गमन, साख का नियंत्रण, ऋण एकत्र करना एवं भुगतान करना आदि ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें सरकार की ओर से एक बैंक क्या करता है। 10वां है आपका आयात निर्यात में सहायता। अब देखिए आयात निर्यात में सहायता कैसे प्रदान करता है बैंक, तो बैंक देश के आयात निर्यात में भी सहायता देता है क्योंकि वह देश की आयात और निर्यात होने मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों होने में वस्तुओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उसे सुगम बना देती है। अब 11वां है आपका धातु मुद्रा के प्रयोग में बचत। तो देखिए धातु मुद्रा क्या बोला जा रहा है, तो बैंकों के माध्यम से किया जाने वाला भुगतान चेकों द्वारा ही होता है, अतः चेकों का अधिक प्रचलन होने से धातु मुद्रा के प्रयोग में क्या होती है, बचत होती है। फलतः धातु का उपयोग औद्योगिक कार्यों के लिए सुलभ हो जाता है। 12वां है आपका नैतिक लाभ। तो देखिए बैंक से व्यवहार करते करते लोगों में विश्वसनीयता, ईमानदारी, सत्यता और सदाचार आदि नैतिक गुणों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है और वे सहयोग की भावना से क्या करने लगते हैं, कार्य करने लगते हैं। और लास्ट लाभ में चलते हैं हम। अन्य लाभ में तो क्या है, इन लाभों के अतिरिक्त बैंक द्वारा कई लाभ प्राप्त होते हैं जैसे ग्राहकों से प्रतिनिधि के रूप में सेवा प्रदान करना, विभिन्न प्रकार के खाते खोलने की सुविधा प्रदान करना, उस पर ब्याज देना आदि। तो हमने इस वीडियो में आज क्या समझा, बैंकिंग के बारे में जाना है, बैंकिंग के प्रकार क्या क्या है एवं वाणिज्यिक बैंक के कार्य क्या है एवं बैंकों से हमें किस प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, इसका आज हमने क्या किया है, अध्ययन किया है।